क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 32 पागल हिजड़ा। कुछ बड़े लोग इतने थक गए थे कि वे जोर जोर से हाँफ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी ताकत खत्म हो गई है। थोड़ा और यूंगसियाओ अपने मन में गणना कर रहा था। बस थोड़ा सा और मैं 2 सितारों के दायरे के शिखर पर लौट आऊंगा। प्रसिद्ध 12 सेकेंडर्स 1। गुस्सा, रोष। चाहे कोई आदमी कितना भी अयोग्य क्यों न हो, उस पर कभी भी इस मामले में अक्षम होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनकी गर्दनें गुस्से से लाल हो गईं और उनकी ताकत एक पल में चरम पर पहुंच गई। मनमुटाव में वे आगे बढ़े और यूनक्सियाओं के शरीर पर अपने कोड़ों की जोरदार पिटाई की। पिताजी, 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 पिताजी। न केवल उनकी ताकत बढ़ी बल्कि आवृत्ति भी बढ़ी। उनमें से प्रत्येक ने उसे ऐसे कोड़े मारे मानो वे पागल हो गए हों। इस बीच यूनक्सियाओ बहुत खुश था क्योंकि एक के बाद एक बल के टुकड़े उसके मांस द्वारा अवशोषित कर लिए गए, प्राइमर्डियल क्यूई में परिवर्तित हो गए और फिर उसके डेंटियन में जमा हो गए। दर्जनों कोड़ों के बाद उसके डेंटियन में प्राइमर्डियल क्यूई आखिरकार भर गई। वह 2 सितारा दायरे के शिखर पर लौट आया था। जैसे ही वह बंधनों से मुक्त होकर इन लोगों को मारने के लिए कूदने वाला था, अचानक उसके दिमाग में प्रकाश की एक किरण चमक उठी। इसी क्षण उसकी अड़चन ढीली हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह कोई सफलता हासिल करने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर और कोड़े मारने दूंगा। मुझे कोड़े मारने में सक्षम होने के लिए आपने अपने छोटे से जीवन को एक सार्थक यात्रा बना लिया है। उसने अपने जबड़े भींचना जारी रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसने बल के कमजोर वार को अवशोषित करना शुरू कर दिया और अड़चन को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। रुकना। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में लोंगहाओ अचानक चिल्लाया। कुछ बड़े लोगों ने उसके आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया, इसलिए उन्होंने तुरंत कोड़े मारना बंद कर दिया। यूनक्सियाओं की भौहें हल्की सी झुक गईं और उसका दिल निराशा से भर गया। उसे विश्वास था कि वह बाधा को पार कर सकता है और कुछ दर्जन और कोड़ों के साथ 3 सितारा योद्धा बन सकता है। उस समय तक उसके यहाँ से भागने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें कमतर आंका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी पिटाई के बाद भी तुम एक भी चीख नहीं निकालोगे, लोंगहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं अब आपको मुख्य पाठ्यक्रम परोसूंगा और आपको अच्छा समय बिताने दूंगा। हाँ हाँ। जैसे ही वह हंसा, जुनलियांग ने अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ ताली बजाई। तुरंत एक बड़े आदमी ने उसे पाउडर का एक बैग दिया। यूनक्सियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उन्हें उदासीनता से देखा। फिलहाल वह बंधनों से मुक्त हो सकता है और किसी भी समय इन लोगों को मारने के लिए कूद सकता है। हालांकि उसका शरीर बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और काल कोठरी में एक मार्शल मास्टर था। उसे यकीन नहीं था कि वह एक तेज चाल से पूरी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने मौके का इंतजार किया और मौके का फायदा उठाते हुए देखा कि वे क्या कर रहे थे। अत्यंत क्रूर अभिव्यक्ति के साथ जुनलियांग ने अपने हाथ में पाउडर के बैग को थपथपाया और कहा, यह पाउडर मेरे द्वारा सावधानी से बनाया गया है, जिसे मैड हिजड़ा कहा जाता है। इसका सेवन करने पर एक हिजड़े की भी मर्दानगी वापस आ जाएगी और वह असीम वासना में डूब जाएगा। उसने चाबुक वाले 2 बड़े लोगों की ओर इशारा किया और रुखाई से कहा, तुम दोनों यहाँ आओ। यह न जानते हुए कि उनके साथ क्या होने वाला है, दोनों लोगों ने एक दूसरे पर नजर डाली और आगे बढ़ गए। जुनलियांग ने सावधानी से बैग खोला, फिर अपनी तर्जनी को झटका दिया और एक छोटी चुटकी लाल पाउडर बाहर भेजा, जिसे 2 बड़े लोगों ने सूंघ लिया और उन्हें खांसी होने लगी। कुछ सेकंड बाद उनकी आंखें स्वप्निल दिखने लगीं, उनकी स्वस्थ कांस्य त्वचा धीरे धीरे गुलाबी हो गई और वे अस्पष्ट होने लगे, जबकि उनके हाथ उनके शरीर पर ऊपर नीचे चल रहे थे।
पूछताछ कक्ष में अजीब सा माहौल फैल गया। आह आह। जल्द ही दोनों एक दूसरे से लिपट गईं, एक दूसरे को चूमने चाटने और तरह तरह की अश्लील हरकतें करते हुए कराहने लगीं। ब्लार्ग ब्लार्ग। हर कोई इतना बीमार था कि वे झुक गए और उल्टी करने लगे। यहां तक कि लोंग हाओ को भी यह देखकर उबकाई महसूस हुई और उसने झट से हाथ हिलाया और कहा, प्रयोग करना बंद करो, इसे तुरंत उसे दे दो। गंभीर मुस्कान के साथ जुनलियांग ने अपने होंठ चाटे और कदम दर कदम यूनक्सियाओ की ओर चल दिया। उन्होंने बस थोड़ी सी रकम ली, लेकिन यह पैकेज आपका है। ब्लार्ग। यूनक्सियाओ अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। दो बड़े लोगों की हरकतें अतिशयोक्तिपूर्ण हो रही थीं, जिससे उन्हें उल्टी के कारण अपना पित्तरस भी बाहर निकालना पड़ा, जबकि उनकी आंखें तीव्र हत्या के इरादे से चमकने लगीं। एक एहसास जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे, एक झटके में उसके अंदर समा गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अचानक बल की एक स्पष्ट धारा उसके डेंटियन से बाहर निकली और उसके 8 असाधारण मेरिडियन में पहुंच गई। उसकी त्वचा के सभी एक्यूपॉइंट एक पल में खुल गए और बंद हो गए, जबकि प्राइमर्डियल क्यूई ने फिर से उसके डेंटियन में परिवर्तित होने से पहले उसमें एक पूर्ण चक्कर लगाया। अड़चन जो पहले ही ढीली हो चुकी थी, आखिरकार इस घृणित स्थिति में टूट गई। विकृत, अब मरो, यूंगसियाओ ने दहाड़ते हुए कहा कि उसके भीतर की प्राइमर्डियल क्यूई उसके अंगों से बाहर निकली, जिससे उसके हाथ और पैरों को बांधने वाली गाय की कंडरा टूट गई। फिर उसकी आकृति टिमटिमा गई और उसने दोनों हथेलियों को सीधा बाहर धकेल दिया, जिससे जुनलियांग के हाथ में मौजूद पाउडर के पैकेज में एक मजबूत बल लगा। कश। बल में विस्फोट हुआ और तुरंत बैग से पाउडर बाहर निकल गया, जो लाल धूल के बादल में बदल गया और यूंगसियाओ की हथेली के प्रहार से बनी हवा के झोंके से लोंग हाओ और उसके आदमियों की ओर बह गया। परिणामस्वरूप उनमें से प्रत्येक पर पाउडर के टुकड़े का दाग लग गया। लोंग हाओ डर से पीला पड़ गया और उसने तुरंत जुनलियांग को पकड़ लिया और उत्सुकता से कहा, मारक, मुझे मारक दो। जुनलियांग के चेहरे पर भी पाउडर छिड़का गया और उनकी आंखें धुंधली दिखने लगीं। उन्होंने स्वप्निल आवाज में कहा, एंटीडोट एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं। भाई हाओ, आओ, जंगली बन जाओ और हम ठीक हो जाएंगे। जंगली मेरी गांड। लोंग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसने उछलकर अपनी पूरी ताकत से जुनलियांग की छाती पर लात मारी। परिणामस्वरूप जुनलियांग ने मुंह से खून थूका और वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अंकल माँ, हमें क्या करना चाहिए? लोंग हाओ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई जब उसने देखा कि उसके सामने 30 से अधिक लोगों की आंखें धुंधली हो गई थीं। यह सब उसकी वजह से है। अंकल माँ, उसे जल्दी से मार डालो, वह चिल्लाया। कुबड़ा बूढ़ा व्यक्ति लोंग माँ भी भयभीत था। हालांकि वह समय रहते ताकत लगाकर पाउडर को रोकने में कामयाब हो गया, फिर भी उस पर थोड़ा सा चिपक गया था। अपनी त्वचा में एक अजीब सी सनसनी महसूस करते हुए उसने घबराकर जल्दी से प्रिमोर्डियल क्यूई के साथ औषधीय शक्ति को दबा दिया और गुर्राया, लड़के, तुम मरने वाले हो। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक उसकी आंखों के सामने एक आकृति घूम गई। यूनक्सियाओ ने उससे पहले ही उसके चेहरे पर दोनों मुक्के मारकर हमला कर दिया था। आप एकमात्र योद्धा हैं और फिर भी आप मेरे सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का साहस करते हैं। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं और उसकी भुजाओं की सूखी मांसपेशियां अचानक उभर आईं। यूनक्सियाओ के मुक्के की ओर जोर लगाते हुए उसकी भुजाएं पेड़ की जड़ों जितनी मोटी हो गईं। एक ठंडी किलकारी गूंजी। सार्वभौमिक आत्मा दमनकर्ता दानव चंद्रमा। यूनक्सियाओ की आंखें अचानक बेहद अजीब हो गईं। काली पुतलियां मुड़ गईं और एक पल में घूमने लगीं, दो रक्तलाल अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं में बदल गईं, जिनमें आतंक का अंतहीन विस्तार शामिल था। लोंग माँ का चेहरा एक पल में खाली हो गया, लेकिन उसके शरीर में कंपन होने के बाद वह तुरंत जाग गया। केवल उसकी बाहों से तेज दर्द महसूस हुआ। यूनक्सियाओ ने अपनी मुट्ठियों को पंजों में बदल लिया था और उन्हें जोर से नीचे खींचने से पहले सभी 10 उंगलियों को अपने कंधों की मांसपेशियों में दबा लिया था। तुरंत उसकी बाहों का मांस हड्डियों से अलग हो गया, जैसे कि तेज चाकू से काटा गया हो। यूनक्सियाओ की पुतलियां तुरंत सामान्य हो गईं,
लेकिन उनमें ठंड से मारने की मंशा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और यह स्पष्ट था कि अभी अभी आए आत्मा के दौरे ने उसकी आत्मा का बहुत कुछ खा लिया था। अपनी हथेलियों में खून और मांस लेकर उसने अपनी उंगलियां बंद कर लीं और अपनी मुट्ठियां लौंग मां की छाती पर फेंक दी, क्योंकि लांग मां क्षण भर के लिए अत्यधिक दर्द से विचलित हो गया था। बम! जैसे ही लौंग मां को फेंका गया, उसके मुंह से खून की धार बह निकली और वह जमीन पर गिर गया, उसके पूरे शरीर पर पाउडर लगने से पहले। जैसे ही वह उतरा, 1 दर्जन से अधिक बड़े लोग, जो पहले से ही एक दूसरे को काटते और खरोंचते हुए बेसुध थे, एक एक करके उस पर टूट पड़े जैसे कि वह स्वादिष्ट मांस का एक टुकड़ा हो। जल्द ही वह मांस के पहाड़ में डूब गया। यूनक्सियाओं का पेट फिर से घूम गया। उसने अपनी उबकाई रोकी और चारों ओर देखा, फिर देखा कि लॉन्ग हाओ ने इस छोटी सी अवधि में अपना होश खो दिया था और इस कामुकता के पागलपन में शामिल हो गया था। ब्लार्ग! वह इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। पित्तरस का एक कौर पीने के बाद वह हवा में उछल गया और सावधानी से भयानक पाउडर से बच गया, फिर सीढ़ियों के शीर्ष पर कूद गया। तभी उसने राहत की सांस ली और ऊपर चला गया। उसके पीछे से जानवरों जैसी दहाड़े और उन्मादपूर्ण चीखें सुनाई दीं। उसने अपना चेहरा पोंछा, फिर अपने खून से सने कपड़े फेंक दिए और पहनने के लिए अपनी अंगूठी से एक नया सूट निकाला। तभी वह बेहतर दिखने लगे। हालांकि अभी अभी आत्मा का दौरा पड़ने और अत्यधिक उल्टियां होने के कारण उनका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला पड़ गया था। पिताजी! उसने दरवाजे पर लगे ताले को एक थप्पड़ से नष्ट कर दिया और 2 लोहे के कालकोठरी के दरवाजे गरजकर खुल गए, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सकी। वह एक पल में अपनी जगह पर जम गया। दरवाजे के बाहर 1 दर्जन से अधिक जोड़ी समान रूप से नीरस आंखें उसे घूर रही थीं। शिक्षक लो, स्कीनी चेन, फैटी हान, आप यहाँ क्यों हैं? यूनक्सियाओं ने आश्चर्य से कहा। चेन ज़ेन प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने चौंककर पूछा, क्या तुम ठीक हो? यूनक्सियाओं ने दोनों हाथ फैलाए और शांति से कहा, मैं ठीक हूं। मुझे क्या हो सकता है? यह चेन ज़ेन ने उसके चेहरे पर अविश्वसनीय दृष्टि से उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर कालकोठरी में झांका। तुम ठीक कैसे हो सकते हो? अंदर क्या आवाज है? वह उत्सुकता से अंदर चला गया। लॉन्ग किंग ने राहत की सांस ली और उसका दिल एक अवर्णनीय राहत की भावना से भर गया। ली यूनक्सियाओं को कुछ नहीं हुआ। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन यह उसके लिए सबसे अच्छा परिणाम था। वाह! ब्लार्ग! चेन ज़ेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि वह तेजी से बाहर भागा, एक तरफ बैठ गया और जोर जोर से उल्टी करने लगा। चेन ज़ेन, तुम्हें क्या हुआ है? हान बाई ने भी उत्सुकता से अंदर झांका। झांग क्विंगफान और अन्य लोगों को भी थोड़ा अजीब लगा। वे सभी सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। यूनक्सियाओ ठीक दिख रहा था और बिल्कुल भी बीमार नहीं था, जैसे कि वह केवल पार्क में टहल रहा हो। झांग क्विंगफान ने उस पर कुछ नजरें डालीं और तुरंत महसूस किया कि उसका आचरण असाधारण था। तो आप ली यूनक्सियाओ हैं? अंदर क्या आवाज है? वह भी उत्सुक था और चेन ज़ेन की तरह दिखने के लिए अंदर चलना चाहता था। ओह, यह कुछ भी नहीं है। युवा मास्टर लॉन्ग हाओ ने अपने लोगों के एक समूह को अंदर कुछ मौजमस्ती करने के लिए आमंत्रित किया था। यूनक्सियाओ ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में बेहद घृणित भाव दिखा, जबकि उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। बेहतर होगा कि आप अंदर जाकर उन्हें परेशान न करें। ओह! उसकी उपस्थिति ने तुरंत सभी के संदेह और अविश्वास को जगा दिया, क्योंकि वे यह देखने के लिए अंदर गए कि एक एक करके क्या हो रहा था। वाह! ब्लार्ग! जल्द ही 1 दर्जन से अधिक लोग पागलों की तरह बाहर निकल आए। सभी पीछे हटने के लिए एक तरफ खड़े हो गए। यहाँ तक कि लुओ युनशांग भी उसके पेट के अंदर चीजों को जबरदस्ती डालने की कई कोशिशों के बावजूद विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसे उल्टी होने लगी। झांग किंगफान सहित कई कीमियागर कांप गए और उन्होंने विभिन्न गोलियां निकालीं और उन्हें निगलने से पहले कैंडी की तरह अपने मुंह में डाल लिया। फिर भी उन्हें जल्द ही फिर से उल्टियां होने लगीं। लॉन्ग किंग भी बाहर भागा और कई बार उल्टियां कीं,
लेकिन उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। अपनी छाती पर हाथ रखकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अंदर भाग गया। फिर भी वह कुछ सेकंड बाद उल्टी करने के लिए एक बार फिर बाहर भागा। अध्याय 33 सोने की सुइयों से एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करें। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत देखो। यूनक्सियाओं का चेहरा निंदनीय था। मेरी सलाह न सुनना आपके लिए सही है। युवा मास्टर लॉन्ग हाओ की पसंद औसत लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं है। चेन जेन कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। यंग मास्टर यूं, मुझे नहीं पता था कि साबुन उठाना अब चलन से बाहर हो गया है। थोड़ी देर उल्टी करने के बाद लॉन्ग किंग गुस्से से कांपने लगी। ली यूनक्सियाओ, आखिर क्या चल रहा है? वह चिल्लाया। उसने अपने प्यारे बेटे को कालकोठरी में एक नजर देखा था और इस चौंकाने वाले दृश्य ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। अंतिम परिणाम के बावजूद, जैसा कि झांग क्विंगफान और अन्य लोगों ने इस घोटाले को देखा था, उनका परिवार कभी भी राजधानी में अपना सिर नहीं उठा पाएगा। वह पागल होने की कगार पर था। अगर यहाँ इतने सारे लोग न होते तो उसने यूनक्सियाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते और उसे कुत्तों को खिला दिया होता। यूनक्सियाओं ने ठंडी खर्राटे लीं। उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं जबकि उससे ठंडक निकल रही थी। लॉर्ड लॉन्ग, आपके प्यारे बेटे ने मुझे बिना किसी कारण के यहाँ अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मुझे ही आपसे पूछना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। लॉन्ग किंग चौंक गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि यूनक्सियाओ केवल एक किशोर था और उसने जो ताकत प्रकट की उससे पता चलता है कि वह केवल 3 सितारा योद्धा था। उसने उसे एक अथाह एहसास दिया। ऐसा लग रहा था मानो अगर उसने हमला भी कर दिया तो भी वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे मन में ऐसी भावना क्यों है? उनका चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि आपके और मेरे बेटे के बीच क्या हुआ, लेकिन आप अब यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ खड़े हैं, जबकि मेरा बेटा, वह। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनका गुस्सा उनकी आंखों से लगभग बह निकला। आज के बाद लॉन्ग हाओ अब राजधानी में नहीं रह सकता। यूनक्सियाओं से निकलने वाली आभा ने जल्द ही झांग किंगफान और जूहान का ध्यान आकर्षित किया। वे दोनों तृतीय श्रेणी के ग्रैंड मास्टर कीमियागर थे और उनकी दिव्य इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील थीं। उन्होंने तुरंत यूनक्सियाओं के अंतर का पता लगा लिया और साथ ही वे आश्चर्यचकित भी दिखे। झांग किंगफान ने कुछ गोलियां निगल लीं और अंततः अपने पेट की ऐंठन को शांत किया, फिर पीले चेहरे के साथ कहा, आपके बेटे का स्वाद बहुत तेज है। इसका ली यूनक्सियाओं से क्या लेना देना है? और यह आपका निवास है तो आपका बेटा उसकी बात क्यों मानेगा? लॉन्ग किंग एक पल के लिए अवाक रह गया। वह सही है। इसलिए यूनक्सियाओं को हाओर ने बंदी बना लिया था, तो वह हाओर और उसके आदमियों को हराने की क्षमता कैसे रख सकता था? क्या हाओर के पास सचमुच ऐसी कोई चाहत है? वह तुरंत अवाक रह गया। जिया रोंग ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, हम्फ। जैसा बेटा वैसा पिता। अभी अभी जब वह कालकोठरी में गया तो उसने देखा कि उसका शिष्य सचमुच उनमें से एक है। वह इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। इस डर से कि यूनक्सियाओ बाद में उससे हिसाब बराबर कर लेगा, वह अपनी वफादारी दिखाने के लिए जल्दी से बाहर कूद गया। उसकी बातें सुनकर हर कोई लॉन्ग किंग से दूर चला गया। उससे कम 3 से 4 मीटर की दूरी बनाए रखी क्योंकि वे उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। लॉन्ग किंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया क्योंकि वह पूरी शर्मिंदगी के साथ वहां खड़ा था। जिया रोंग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने गुस्से में कहा, बकवास। इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर इन चीफ और 3 शक्तियों के क्षेत्र के एक महान मार्शल मास्टर के रूप में मैं समलैंगिक कैसे हो सकता हूं? इनमें से कौन सा आदमी अंदर योद्धा नहीं है? झांग किंगफान ने ठंडे स्वर में कहा। लॉन्ग किंग पर अधिक ध्यान न देते हुए वह यूनक्सियाओं की ओर मुड़ गया क्योंकि उसकी निगाहें अचानक नरम हो गईं। तो आप ली यूनक्सियाओ हैं? यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, तो आप झांग किंगफान हैं? क्या तुम मुझे जानते हो? झांग किंगफान ने आश्चर्य से पूछा। यूनक्सियाओ हंसा। आपके बाईं ओर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जूहान हैं
और आपके दाईं ओर राज्य संरक्षकों के कमांडर शिक्षक लो हैं। जब आप उनके बीच खड़े होते हैं तो महामहिम राजा के अलावा आप केवल झांग क्विनफान या जियो क्विंगवांग हो सकते हैं। यह अनुमान लगाना बहुत आसान था कि आप कौन हैं। झांग क्विनफान ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और प्रशंसा की, आप वास्तव में अफवाहों से कुछ अलग हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने की सुइयों से एक्यूपॉइंट को कैसे उत्तेजित किया जाता है? यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे आजमा सकता हूं। इसे आजमाइए। झांग क्विनफान ने सीधा चेहरा दिखाया और गंभीरता से कहा, यदि आप पर्याप्त आश्वस्त नहीं हैं तो मैं आपको राजकुमारी का इलाज करने की अनुमति नहीं दूंगा। यूनक्सियाओ ने अपने हाथ फैलाए और असहाय नजर डालते हुए कहा, यदि आप मुझे कोशिश नहीं करने देंगे तो क्या आपके पास कोई और रास्ता है? झांग किंगफान अचंभित रह गया। वह कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर जोर से हंसा। ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हैं। इतना कहने के बाद उसका चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप राजकुमारी को बचाते हैं तो तियानशुई में आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन यदि आप असफल हुए तो ली चुनयांग भी आपकी जान नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने जो कहा वह किसी बात की ओर इशारा करता नजर आया। यूनक्सियाओ के चेहरे पर चमक आ गई और उसने उपहास करते हुए कहा, मेरा जीवन हमेशा मेरे अपने हाथों में है। यह देखकर कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है, जियारोंग ने जल्दी से कहा, हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। राजकुमारी अभी भी इलाज की प्रतीक्षा कर रही है। यूनक्सियाओ ने मेंग वू की ओर देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। पिछली बार आपने मुझे खड़ा किया था, लेकिन इस बार मुझे बचाने के लिए आप उन्हें यहाँ ले आए हैं। हम अब भी हैं। मेंग वू शर्म से लाल हो गई और उसने चाहा कि उसे छिपने के लिए जमीन में एक दरार मिल जाए। ऐसा होता है कि मुझे एक सहायक की आवश्यकता होती है। आओ, राजकुमारी का इलाज करने में मेरी मदद करो, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेंग वू ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा। जब मैं कहता हूं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वह झांग क्विनफैन की ओर मुड़ा और कहा, मास्टर झांग, मुझे 2 सहायकों की आवश्यकता है, एक मेंग वू है और दूसरा शिक्षक लुओ है। जहां तक उनसे मेरी मदद करने के लिए कहने के भुगतान की बात है तो मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए उन्हें प्रतिपूर्ति करें। झांग क्विनफान कुछ हद तक चौंक गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। हर कोई अब आपके निपटान में है। युनशांग मन ही मन प्रसन्न हुई और उसने यूनक्सियाओ को कृतज्ञ दृष्टि से देखा। सोने की सुइयों से एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करना एक पौराणिक तकनीक थी जिसमें महाद्वीप के केवल कुछ वरिष्ठ कीमियागर ही गुप्त रूप से महारत हासिल कर पाए थे। कोई भी कीमियागर इसे देखने का मौका नहीं चुकेगा। यंग मास्टर, यूं क्या आपने नहीं कहा कि आप चाहते थे कि मैं आपका सहायक बनूं? जियारोंग ने झट से पूछा। यूनक्सियाओ का चेहरा काला पड़ गया। जुनलियांग आपका शिष्य है। इस बार मेरा काम खत्म हो गया, जियारोंग ने सोचा और उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। उसने अपने माथे से ठंडे पसीने की बूंदें पोंछीं और उत्सुकता से कहा, वह मेरा शिष्य हुआ करता था, लेकिन मैंने अभी अभी उसे अपने दिल से निकाल दिया है। वास्तव में मैंने बहुत समय पहले से उसकी परवाह नहीं की थी। ओह, यह सच है। मत जाओ यंग मास्टर, यूं मेरी बात सुनो यंग मास्टर, यूं। दरअसल मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, मत जाओ मत जाओ। अल्केमिस्ट एसोसिएशन की चौथी मंजिल पर एक गुप्त बर्फ कक्ष में रूक्सू ने एक सफेद पोशाक पहनी थी और हल्के नीले जेड बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा इतना नीला था कि वह लगभग बैंगनी दिख रहा था और उस पर 5 हल्की गहरी लाल रेखाएं फैली हुई थीं। इसके अलावा उसकी जीवन शक्ति अभी बहुत कमजोर थी। उस पर नजर डालने के बाद झांग क्विंगफान का चेहरा भद्दा हो गया। यह जेड बिस्तर राजकुमारी की बीमारी को थोड़ा दबा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच गया है। यूनक्सियाओ ने आह भरी। मेरी आत्मशक्ति बहुत कमजोर है। अन्यथा मुझे उसकी स्थिति का पता चल जाना चाहिए था और इसमें अब तक देरी नहीं हुई होती। उसने हाथ हिलाया और कहा, आप सभी अब बाहर जा सकते हैं।
मेंग वो और शिक्षक लो मेरे साथ यहीं रहेंगे। युनशांग यह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या हमें सिर्फ एक धुंधले पर्दे और 30 सोने की सुइयों की जरूरत है? कोई अन्य चीज नहीं, वह थोड़ी घबराई हुई थी। ली युनक्सियाओ, क्या तुम में सचमुच आत्मविश्वास है? अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाते हुए युनक्सियाओ सोच में खो गया, और उसकी उपस्थिति ने झांग क्विनफान को बहुत घबरा दिया। ली युनक्सियाओ, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम कितने आश्वस्त हो? यदि आपका आत्मविश्वास स्तर बहुत कम है, तो मैं अभी महामहिम को सूचित करूंगा। उनकी बातों का मतलब साफ था। यदि युनक्सियाओ विफल रहा, तो राजकुमारी को विदाई देने का समय आ गया है। हर किसी का दिल पसीज गया और वे स्थिति को लेकर आशावादी नहीं थे। आखिरकार युनक्सियाओ बहुत छोटा था और सोने की सुइयों के साथ एक्यूपवांट को उत्तेजित करने के लिए न केवल बेहद सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी, बल्कि अनुक्रम, समय और तीव्रता के मामले में त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनके अनुमान के अनुसार 30% सफलता दर होना सौभाग्य की बात है। युनक्सियाओ ने आह भरते हुए कहा, अगर राजकुमारी एक पुरुष होती तो मैं उसका आमने सामने इलाज कर सकता था और सफलता दर 100% होगी। लेकिन वह एक लड़की है, इसलिए मैं केवल धुंधले पर्दे के दूसरी तरफ 15 मीटर के भीतर खड़े होकर उड़ने वाली सुइयों के साथ उसके एक्यूपॉइंट को उत्तेजित कर सकता हूं। इसके अलावा मैं अभी यंग मास्टर हाओ के आकर्षण से बहुत डरा हुआ था और मेरी आत्मा अभी भी थोड़ी कमजोर है। अगर सभी कारकों को जोड़ दिया जाए तो मैं लगभग 90% निश्चित हूं। उड़ती सुइयों से एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करना। क्या आपने अभी कहा था कि आप धुंधले पर्दे के दूसरी ओर 15 मीटर के भीतर खड़े होकर उड़ने वाली सुइयों से उसके एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने जा रहे हैं? झांग क्विनफान को महसूस हुआ कि उसके गले में खून का एक कौर बह रहा है, जबकि उसका सिर गूंज रहा था। तो धुंधले पर्दे का उद्देश्य राजकुमारी के सीधे संपर्क से बचना है। आमने सामने उपचार के लिए सफलता दर 100% है और उड़ने वाली सुइयों के उपयोग के लिए 90% है। जूहान ने ठंडी सांस ली। कुछ हद तक चकित होकर उन्होंने कहा, यह पता चला है कि सोने की सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करना एक बहुत आसान तकनीक है। मैंने सोचा कि यह एक बहुत ही उन्नत विधि है, लेकिन जब वह समाप्त हो गया तो उसने अचानक अपना सिर जोर से हिलाया और कहा, नहीं, यह सही नहीं है। मैंने एक बार मास्टर को यह कहते सुना था कि सोने की सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को सफलतापूर्वक उत्तेजित करने के लिए कम से कम 5वें स्तर के कीमियागर की आत्मिक शक्ति या एक अच्छी तरह से अनुभवी कौशल की आवश्यकता होती है। युनशांग भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर अचानक अंधेरा छा गया और वह गुस्से से चिल्लाई, क्या आपको लगता है कि आप लॉर्ड यांग डी हैं? 100% की सफलता दर, उड़ने वाली सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करना। राजकुमारी का जीवन अब दांव पर है, बेहतर होगा कि आप गंभीर रहें। मैं पहले से ही बहुत गंभीर हूं, युनक्सियाओ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। चूंकि आप जानते हैं कि रुक्सू का जीवन खतरे में है, इसलिए आपको मुझे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। चलो अब इलाज शुरू करें। मेंग वो, मैं चाहता हूं कि आप राजकुमारी को पकड़े। शिक्षक लोग, पर्दा लगाने में मेरी मदद करें। झांग किंगफान ने धुंध का पर्दा पकड़ लिया और उसे जोर से बाहर फेंक दिया। गुस्से में वह चिल्लाया, पर्दा भाड़ में जाए। आप आमने सामने राजकुमारी के एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करेंगे। राजकुमारी हमारे लिए बेहद कीमती है। मैं आपको इस मामले को हल्के में लेने की अनुमति नहीं दूंगा। युनक्सियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने झांग क्विंगफान को घूरकर देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए मुझे पर्दे के दूसरी तरफ से उसका इलाज करना पड़ता है। सोने की सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने के लिए रोगी को नग्न होना चाहिए। अगर रुक्स्यू का नग्न शरीर मुझे दिखाई देता है और फिर महामहिम मुझे उससे शादी करने का आदेश देते हैं, तो मैं कैसे मना कर दूंगा? लानत है, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। एक पल में सभी लोग बेहोश हो गए। झांग क्विनफान को थोड़ा चक्कर आ गया। यह इतना गंभीर मामला था और फिर भी युनक्सियाओ ने इसे बच्चों के खेल जैसा बना दिया।
उसे लग रहा था कि यह लड़का उसके साथ खेलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तभी यूंगसियाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। रूक्स्यू के चेहरे को घूरते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, 5 यिन समाप्त हुए मेरिडियन उसके सिर में एकत्रित होने वाले हैं। यदि आप मुझे और देरी करते हैं तो 5 यिन एक साथ इकट्ठा होने पर उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। उस समय तक 9वीं श्रेणी का संप्रभु कीमियागर भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। सभी लोग एक ही समय में राजकुमारी के चेहरे की ओर देखने लगे। निश्चित रूप से 5 छोटी गहरी लाल रेखाएं लंबी हो गई थीं और उसके सिर के शीर्ष तक फैलने लगी थीं। अध्याय 34 एक तूफान आ रहा है। झांग किंगफान का दिल कड़ा हो गया और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, लो युनशांग और मेंग वो को यहीं छोड़ दो। बाकी लोग मेरे पीछे आ जाओ अभी। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। अब चूंकि तीर प्रत्यंचा पर था, भले ही वह वास्तव में बजाया जा रहा हो, उसे खुद को संभालना था और उसे सहन करना था। हर कोई उदास लग रहा था और हर तरह की मनोदशा के साथ बर्फ कक्ष से बाहर चला गया। मेंग वो उसके कपड़े उतारो। शिक्षक लुओ पर्दा उठाओ। ली युनक्सियाओ क्या आपके पास बहुत कुछ है? इस मामले के परिणाम आपकी सहन करने की क्षमता से परे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे गंभीरता से लें, युनशान ने गुस्से में कहा। पिताजी। युनक्सियाओ ने सोने की सुइयों वाला बक्सा खोला, फिर अपनी उंगली मोड़ी और अपना सिर उठाए बिना उसे झटका दिया। शिक्षक लुओ, मैं आपके क्लाउड गेट एक्यू पॉइंट को पंचर करने जा रहा हूं और सुई आपकी त्वचा में 7 मिलीमीटर गहराई तक जाएगी, उन्होंने धीरे से कहा। एक हल्की सी सीटी बजी। युनशांग की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने सामने सुनहरी रोशनी की एक किरण देखी और फिर उसे अपने कंधे के ब्लेड पर मच्छर के काटने जैसी हल्की झुनझुनी महसूस हुई। जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसके क्लाउड गेट एक्यू पॉइंट में बालों जितनी पतली एक सोने की सुई फंसी हुई थी, जो बिल्कुल 7 मिलीमीटर गहराई में चली गई थी। वह तुरंत अचंभित रह गई। उसकी आंखें डरावनी थीं, जबकि उसके दिल में एक बड़ी लहर उमड़ रही थी। उसका अंडरगारमेंट सोने के धागे से सिल दिया गया था, जिसमें प्रिमोर्डियल क्यूई के प्रति एक निश्चित प्रतिरोध था। सोने की सुई को भेदने के लिए आवश्यक ताकत को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी कि उसे उसके मांस में ठीक 7 मिलीमीटर छेद करना पड़ा था। इसके अलावा उसे कैसे पता चला कि उसने सोने के धागों वाला अंडरगारमेंट पहना हुआ है? युनक्सियाओ हंसा। जब हम अभी बाहर थे, मैंने तुम्हारी गर्दन पर हल्की सी सुनहरी चमक देखी तो मुझे लगा कि तुमने सोने का धागा वाला अंडरगारमेंट पहन रखा है। यह आजकल लड़कियों के बीच फैशन में है। इसके अलावा तुमने 3 कोट पहने हैं और हमारे बीच 6 मीटर की दूरी है, इसलिए मैंने सुई को बाहर फेंकने के लिए अपनी ताकत का 30% इस्तेमाल किया है। क्या कोई विचलन है? युनशांग का चेहरा शर्मिंदगी से गुलाबी हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि एक आदमी जानता है कि उसने किस तरह का अंडरगारमेंट पहना है, तो वह शांत नहीं हो सकी। इसलिए भले ही उसका दिल बहुत सदमे से भर गया था, वह गुस्से से चिल्लाई, ली युनक्सियाओ, तुम्हारा मुंह सचमुच बहुत बड़ा है। युनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, चलो जल्दी से शुरू करें। वास्तव में मैं केवल तभी आश्वस्त होता हूं जब मैं उड़ने वाली सुइयों का उपयोग करता हूं। जब रूक्सू को मेरे सामने नग्न कर दिया जाता है तो मैं कैसे शांत हो सकता हूं? हालांकि वह युवा है, लेकिन उसके पास एक परिपक्व महिला की सभी चीजें हैं, जैसे कि उसकी विशाल छाती। बस। युनशांग की आंखों में शर्म की चमक चमक उठी। उसके हाथों से धुंध का पर्दा फैल गया और तुरंत युनक्सियाओ को रूक्स्यू से अलग कर दिया। फिर वह थोड़ा शांत हुई और धीरे से बोली, अब आप शुरू कर सकते हैं। इस बीच मेंगवू ने घबराकर रूक्सू की पोशाक उतार दी और उसे ध्यान से पकड़ लिया। एक हल्की सी सीटी बजी। जैसे ही युनक्सियाओ की उड़ने वाली सुइयां एक एक करके पर्दे को भेदने लगीं और रूक्सू के शरीर के एक्यू पॉइंट में चिपक गईं, सुनहरी रोशनी की किरणें हवा में चमकने लगीं। युनशांग की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान युनक्सियाओ की प्रत्येक गतिविधि पर केंद्रित कर दिया और उन्हें अपने दिमाग में यथासंभव स्पष्ट रूप से याद कर लिया। बर्फ कक्ष के बाहर पुरुषों का समूह बहुत शांत था
और किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि झांग क्विंगफान का चेहरा बेहद भद्दा था। इस समय किसी को उसे उकसाने का साहस न हुआ। लेकिन जल्द ही जूहान अंततः यह पूछने से खुद को नहीं रोक सका, झांग, क्या आपको लगता है कि यह ली यूनक्सियाओ गड़बड़ कर रहा है? झांग क्विंगफान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गहरी आवाज में कहा, अब जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो हमें सभी परिणाम भुगतने होंगे, भले ही हमें बकवास करना पड़े। अपनी आंखों में एक उदास और जानलेवा नजर के साथ वह जियारोंग को घूरने लगा, जिससे जियारोंग डर से कांपने लगी और उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। पिताजी! बर्फ कक्ष का दरवाजा अचानक खुला और आवाज से सभी के दिलों को झटका लगा। वे सभी पीछे मुड़े और यूनक्सियाओ को इत्मीनान से बाहर निकलते देखा। क्या बात है? क्या अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ? झांग किंगफान ने पूछा। राजकुमारी की बीमारी में अब और देरी नहीं की जा सकती। यह हो गया, यूनक्सियाओ ने हल्के से कहा। यह हो चुका है? हर कोई स्तब्ध रह गया। इतनी तेजी! अभी कुछ ही मिनट हुए थे। क्या वह उनके साथ खेल रहा था? उनका दिल इस एहसास से भर गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। जियारोंग का सिर घूम रहा था और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने क्रोधित झांग क्विंगफैन द्वारा खुद को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख लिया हो। ली यूनक्सियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग क्विंगफान आखिरकार उस गुस्से से फूट पड़ा जो लंबे समय से उबल रहा था और आगे बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें राजकुमारी की जिंदगी से मूर्ख बनाने की? मैं आज तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, भले ही ली चुन्यांग यहाँ हो। पिताजी! जैसे ही युनशान यूनक्सियाओ के सामने आया, एक आकृति चमकी और धीरे से झांग क्विंगफान की मुट्ठी को रोक दिया। मास्टर झांग, उन्होंने जो कहा वह सच है। राजकुमारी ठीक हो गई है, उसने धीरे से कहा। दरवाजे के सामने एकदम सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए झांग क्विंगफान को लगा कि उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक हो गई, राजकुमारी ठीक हो गई। युनशांग, तुम कब से इतने दिखावटी हो गए हो? जैसे ही जूहान सीधे बर्फ कक्ष में घुसा, उसकी आकृति चमक उठी। जल्द ही उसमें से एक चौंका देने वाली आवाज आई, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, राजकुमारी ठीक हो गई है। दरवाजे के बाहर मौजूद सभी लोगों ने एक ही समय में ठंडी सांस ली और फिर भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखा। राजकुमारी की गंभीर स्थिति, जिसने उन्हें एक दशक से भी अधिक समय तक परेशान किया था, इस किशोर ने केवल कुछ ही मिनटों में हल कर दी। जियारोंग को लगा कि उसने एक पल में अपनी सारी ताकत खत्म कर दी है और जमीन पर गिर पड़ा। बेशक उसे अंदर से राहत मिली, क्योंकि आखिरकार उसकी जान बच गई। यूनक्सियाओ की ठंडी आंखों को देखकर झांग क्विंगफान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उसने झिझकते हुए कहा, कैसे, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या यह झूठ है? हे। वह कुछ देर हंसने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब लग रही थी। अरे मेरे गधे, यूनक्सियाओ ने डांटा। यह कुल मिलाकर केवल 18 सुइयां थीं। आपको चाकू से 18 बार काटने में मुझे केवल एक क्षण लगेगा, तो आपको क्या लगता है कि राजकुमारी का इलाज करने में मुझे कितना समय लगेगा? 3 दिन और 3 रातें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप शाही महल के प्रमुख कीमियागर हैं। क्या बेवकूफ है? जब हान बाई और चेन जेन ने तरबूज के बराबर अपना मुंह खोला तो हर कोई हंस पड़ा। दरवाजे के बाहर एक बार फिर असामान्य शांति थी। क्या उसने शाही महल के मुख्य कीमियागर को मूर्ख कहकर डांटा था? स्वर्ग! यहां तक कि महामहिम राजा भी ऐसा न करने का साहस करते हैं। क्या यह लड़का पागल है? सभी को बहुत पसीना आ रहा था। जियारोंग का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, एक पल में वापस उसके गले तक पहुंच गया। वह सख्त संघर्ष कर रहा था, काश वह तुरंत उठ पाता और जल्द ही खुद को यूनक्सियाओ से अलग कर लेता। स्वर्ग! मैं इस लड़के को नहीं जानता। मुझे मुसीबत में मत डालो, वह अपने दिल में बेतहाशा रोया। झांग क्विंगफान भी स्तब्ध था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे आखिरी बार बेवकूफ कहे हुए कितने साल बीत गए थे।
वह उस समय केवल एक मध्यवर्ती प्रशिक्षु कीमियागर था और जब वह अपने गुरु के लिए सामग्री को शुद्ध कर रहा था तो अक्सर उसके सिर पर वार किया जाता था और मूर्ख होने के लिए डांटा जाता था। यह विशेषण सुने हुए उन्हें कई वर्ष हो गए थे। उसे खुद भी अजीब लग रहा था क्योंकि उसे अब क्रोधित हो जाना चाहिए था, लेकिन वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं था। इसके बजाय वह कुछ उदास था। आप मुझे बेवकूफ कहते हैं? क्या तुम नहीं हो? हम युनशांग ठंडे पसीने में चिल्लाया, ली युनक्सियाओ, बकवास मत करो। अभी मास्टर झांग से माफी मांगो। क्षमा मांगना। युनक्सियाओ ठंडी हंसी हंसा और भीड़ के भयभीत चेहरों पर ध्यान दिए बिना चला गया। वह मेरे पास तब आ सकता है जब वह उड़ने वाली सुइयों का उपयोग करना सीख जाएगा, तब मैं उससे माफी मांगने पर विचार कर सकता हूँ। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और विश्वास नहीं कर सके कि उसने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। युनशांग को चक्कर आ गया और उसने तुरंत कहा, मुझे क्षमा करें मास्टर झांग। झांग किंगफान ने कुछ निराशा से अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कब सीखना शुरू करता है। जो सत्य की खोज करता है उसे शिक्षक होना चाहिए, वह सही है। यह एक व्यक्ति की ताकत थी जो इस दुनिया में मायने रखती है। झांग क्विंगफान का बयान स्पष्ट रूप से हार स्वीकार करने का रवैया था। जबकि भीड़ चुप थी, उनके दिल अत्यधिक सदमे से भर गए थे। अब जब राजकुमारी ठीक हो गई है तो आप सभी जा सकते हैं। मेरी योजना कुछ दिनों तक यहाँ रहकर उसकी स्थिति देखने की है। झांग क्विंगफान ने हाथ हिलाया और सीधे बर्फ कक्ष में चला गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी धूमिल थी। भीड़ एक एक करके चुपचाप चली गई। हान बाई और चेन जेन ने भी वापस जाने की योजना बनाई, लेकिन लुओ युनशांग ने उन्हें पकड़ लिया। जल्द ही उन तीनों ने एक साथ अल्केमिस्ट एसोसिएशन छोड़ दिया। आप दोनों ली युनक्सियाओ के सबसे करीब हैं। क्या आप जानते हैं कि वह हाल ही में इतना क्यों बदल गया है? बढ़ता खेती का आधार और शानदार चिकित्सा कौशल किसी भी तरह से उपलब्धियां नहीं हैं जिन्हें कम समय में हासिल किया जा सकता है। युनशांग सीधे मुद्दे पर आया। वे दोनों चुप थे। ली युनक्सियाओ, जिन्हें हमेशा उनकी देखभाल की जरूरत थी, ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया और एक ऐसा अस्तित्व बन गए जिसकी उन्हें तलाश करनी थी। युनशांग ने उन्हें उदासीनता से देखा। मुझे यह मत बताएं कि आप नहीं जानते। भले ही वह कम प्रोफाइल रखता हो क्योंकि वह अपनी असली ताकत छिपाना चाहता था, वह इसे आपसे कभी नहीं छिपा पाएगा। मुझे यकीन है कि आप कुछ सुराग देख सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली, दोनों खाली दिख रहे थे। चेन जेन ने चंचलता से कहा, शिक्षक लो, आप उनके प्रधानाध्यापक हैं। तथ्य यह है कि आपने उन्हें एक ऐसा छात्र बनाया है जिसके लिए मास्टर झांग को भी हीनता स्वीकार करनी पड़ी। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में पढ़ाने में अच्छे हैं। पिताजी। युनशांग ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा और उसकी बात काट दी। कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और फिर उसने गंभीरता से कहा, क्या आपको लगता है कि ली युनक्सियाओ की कम प्रोफाइल का ली परिवार की वर्तमान स्थिति से कुछ लेना देना है? चेन जेन और हान बाई के चेहरे गंभीर हो गए। युनशांग ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए सोच समझकर कहा, जब सभी ने सोचा कि वह एक हारा हुआ और महत्वहीन व्यक्ति है तो वह अचानक सुर्खियों में आ गया। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतना षड्यंत्रकारी है और इस समय मंच पर खड़े रहने के लिए इतने लंबे समय तक टिक सकता है, शायद उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। शायद ली परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। ड्यूक जिंगगो जीवन और मृत्यु के लिए एकांतवास में है, हान बाई ने गहरी आवाज में कहा, और उन्होंने ली को ली परिवार का प्रभारी बना दिया है। अब पूरा ली परिवार इस आदमी के नियंत्रण में है। यहां तक कि जनरल फिलोंग, जो उत्तर पश्चिम में सीमा की रक्षा कर रहा है, उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि अफवाह सच है? चेन जेन का चेहरा भी बेहद भद्दा हो गया। अफवाह है कि ड्यूक जिंगगो जीवन और मृत्यु के लिए एकांतवास में नहीं थे, लेकिन उन्हें ली द्वारा कैद कर लिया गया था। अन्यथा उन्हें इतनी बड़ी शक्तियां कैसे दी जा सकती थीं, जब वह केवल एक दत्तक पुत्र थे जिन्हें ली का उपनाम दिया गया था?
हालांकि यंग मास्टर यूं का हालिया प्रदर्शन अद्भुत है, ली परिवार को अभी भी कुछ बुजुर्गों का समर्थन प्राप्त है। यह उनके लिए खड़े होने का समय नहीं होना चाहिए। युनशांग ने हल्के से कहा, हो सकता है कि ऐसे बदलाव हुए हों जिनके बारे में हम नहीं जानते, और ली युनक्सियाओ को उसे खड़े होने की हिम्मत करने के लिए कुछ समर्थन मिला होगा। सोने की सुइयों और फ्लोटिंग लाइफ सील के साथ एक्यूपवाइंट को उत्तेजित करने की यह तकनीक सबसे अच्छा सबूत है। अगर ली परिवार में उथल पुथल है तो यह निश्चित रूप से राज्य की नींव को प्रभावित करेगा। आपको भी तैयार रहना चाहिए। हान बाई ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ ठंडे भाव से कहा, मैं लंबे समय से उस ली यी से नफरत करता हूं। जब तक यंग मास्टर यूं खड़ा रहेगा, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे और उसका समर्थन करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अध्याय 35 स्वर्ग पृथ्वी विष शरीर। चेन जेन ने चिल्लाते हुए कहा, ड्यूक जिंगगुओ और जनरल फीलॉन के कई अधीनस्थ भी ली यी को पसंद नहीं करते हैं। जब तक यंग मास्टर यूं खड़े होते हैं और झंडा उठाते हैं, वे निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, शिक्षक लुओ, अगर यंग मास्टर यूं और ली यी के बीच लड़ाई हो जाए तो आप किसका पक्ष लेंगे? हान बाई ने भी उत्तर जानने के लिए उत्सुक होकर अपने कान खड़े कर लिए। लुओ युनशांग की स्थिति उन सभी से ऊपर थी, इसलिए यदि वह ली युनक्सियाओं की मदद करने को तैयार होती तो संभावनाएं और भी बेहतर होती। युनशांग ने हल्के से कहा, मैं राज्य संरक्षकों का एक कमांडर हूं और यह मुझे महामहिम के पक्ष में बनाता है। यह सुनकर चेन जेन और हान बाई दोनों निराश दिखे, लेकिन फिर वह मुस्कुराई और बोली, हालांकि ली युनक्सियाओ मेरी छात्रा है। युनक्सियाओ सड़क पर चल रहा था, तभी उसे अचानक कई बार छींक आई। अजीब महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, मैं बहुत स्वस्थ हूं और मुझे सर्दी नहीं हुई। मुझे अचानक छींक क्यों आ गई? यूं यंग मास्टर यूं। अचानक एक आवाज आई और फिर मिंग वू पीछे से उसके पास दौड़ी। उसे देखते ही उसका चेहरा तमतमा गया और उसकी आंखें घबरा गईं। युनक्सियाओ सिकुड़ी हुई आंखों से मुस्कुराया और कहा, ओह, मैं बस सोच रहा था कि मुझे बिना किसी कारण के छींक क्यों आई। यह पता चला है कि मैं प्यार में भाग्यशाली होने जा रहा हूं। मिंग वू ने साहस जुटाते हुए अपने होंठ काटे और पूछा, क्या आप मेरे भाई को देखने में मेरी मदद कर सकते हैं? यह जानते हुए कि वह अपने भाई के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे जुटा रही थी, युनक्सियाओ ने अपनी अंगूठी से सोने के सिक्कों का एक बैग निकाला और उस पर फेंक दिया। 1000 सोने के सिक्के। मिंग वू ने अपने हाथ में रखे भंडारण बैग को देखा तो वह हांफने लगी। जल्दबाजी में उसने इसे युनक्सियाओ को वापस सौंप दिया और कहा, यह बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। युनक्सियाओ ने उसका बायां हाथ पकड़कर बैग उसकी हथेली में रख दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी को बचाने में मेरी मदद करने के लिए यह वह इनाम है जिसके आप हकदार हैं। मिंग वू ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस राजकुमारी को उसके कपड़े बदलने में मदद की। हालांकि आपने केवल उसके कपड़े बदलने में मदद की थी, यह वास्तव में जीवन और मृत्यु का मामला था। युनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, यदि आप नहीं आए और मुझे उसके कपड़े बदलने के लिए मजबूर किया गया, तो क्या आपको लगता है कि जब मेरे सामने एक नग्न सुंदरता थी तो मैं उपचार कर सकता था? राजकुमारी की स्थिति तब और भी खतरनाक होगी। इसलिए पूरी उपचार प्रक्रिया में आपने जो किया वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मिंग वू कुछ हद तक मूर्ख थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह कोई तर्क हो सकता है। वह जानती थी कि युनक्सियाओ उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। परिणामस्वरूप उसे अपने अंदर एक गर्माहट महसूस हुई जिससे वह रोना चाहती थी। भंडारण बैग को अपने दाहिने हाथ में कसकर पकड़ते हुए उसने अपना सिर झुकाया और सिसकते हुए कहा, धन्यवाद। मैंने लैनफी को तुम्हें फंसाने में मदद की है, लेकिन तुमने फिर भी मेरी इस तरह मदद की। मुझे क्षमा करें। यह ठीक है और पिछली बार मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ और बार कोशिश करना चाहता हूं। जब मिंग वू ने उसे सुना तो उसे तुरंत पता चल गया कि उसका क्या मतलब है। वह पके सेब की तरह शर्मा गई, लगभग धूम्रपान कर रही थी। युनक्सियाओ हंसा, तुम्हारे भाई को क्या दिक्कत है?
क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और देखूं? मेंग वो बहुत खुश थी। हालांकि वह यूनक्सियाओं की असली ताकत के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन यह असाधारण होना चाहिए क्योंकि वह एक ऐसी बीमारी का इलाज करने में सक्षम था जिसे शाही महल का प्रमुख कीमियागर भी ठीक नहीं कर सका। यह सोचकर वह जल्दी से यूनक्सियाओं को अपने घर की ओर ले गई। वह अकादमी से 4 घंटे की दूरी पर राजधानी के पास एक घर में रहती थी। हालांकि वे दोनों कमजोर नहीं थे, फिर भी उन्हें वहां पहुंचने में आधा दिन लग गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इतनी कम उम्र में 7 चक्र खोल लिए हैं और मूल क्षेत्र के योद्धा बनने से केवल एक कदम दूर हैं। यह पता चला है कि अकादमी और आपके घर के बीच यात्रा करने के लिए आपको जो प्रयास करना पड़ता है वह एकांत खेती के लायक है, यूंगसियाओ ने चिढ़ाया। मेंग वू के गाल लाल हो गए। राजधानी में घर हमारे लिए बहुत महंगा है। रास्ते में उसके साथ बातचीत के माध्यम से यूनक्सियाओं को पता चला कि उसके पिता एक बार एक बहादुर कप्तान थे जिन्होंने राज्य की सेवा की थी। वह उसके भाई और उसके साथ शहर में रहता था, लेकिन 3 साल पहले एक मिशन पर उसकी मृत्यु हो गई थी। तब से उनकी आजीविका का स्रोत बंद हो गया और उन्हें अल्प मासिक पेंशन पर रहना पड़ा। परिणामस्वरूप उन्हें शहर से बाहर जाकर उपनगरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से वह और उसका भाई दोनों समझदार और प्रतिभाशाली थे। उसे पिछले साल 15 साल की उम्र में जियालन अकादमी में भर्ती कराया गया था, जबकि उसके छोटे भाई मेंग बाई ने 14 साल की उम्र में 5 चक्र खोले थे, जिससे पता चलता है कि उसके पास उससे भी बेहतर प्रतिभा है। सब कुछ ठीक लग रहा था। हालांकि इस वर्ष से मेंग बाई अचानक पूरे दिन गुमसुम रहने लगी और लंबे समय तक कोमा में रही, जबकि उसका शरीर किसी अज्ञात कारण से ठंड और गर्मी के बीच बदल रहा था। अपने भाई को ठीक करने के लिए पैसे जुटाने के लिए मेंग वू ने कई अंशकालिक नौकरियां की। यही वजह थी कि वह यूनक्सियाओं को फंसाने में लैंड फी की मदद करने के लिए सहमत हो गई थी। उसका घर एक साधारण घर था। हालांकि फर्नीचर साधारण था, आंतरिक भाग साफ सुथरा था। जैसे ही मेंग वू ने घर में प्रवेश किया, जब उसने अपने भाई को बिस्तर पर पड़ा देखा तो तुरंत उसके गालों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकते हुए कहा, वह 4 या 5 महीने से ऐसा ही है। मेरे पास कई प्रशिक्षु कीमियागर उसे देखने आए हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे जीवित रखने के लिए केवल पुनर्जीवन जादुई पानी का उपयोग कर सकती हूँ। हालांकि औषधि का प्रभाव कमजोर और कमजोर होता जा रहा है। मैं वास्तव में डरी हुई हूँ। मैं हर दिन डरती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ऐसा लग रहा था कि इस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और उसने रोते हुए खुद को यूंगसियाओं के कंधे पर फेंक दिया। एक 15 साल की लड़की ने लंबे समय तक जो दबाव झेला था वह टूटने वाले बांध की तरह बाहर आ गया। एक युवा लड़की की हल्की सुगंध को सूंघते हुए यूनक्सियाओं ने मेंग वू के बालों को धीरे से थपथपाया और उसे सांत्वना दी, यह सब ठीक है। मैं अब यहाँ हूँ। जब तक मेंग बाई मर नहीं जाती वह चाहे तो भी नहीं मरेगा। थोड़ी देर तक रोने के बाद मेंग वू को एहसास हुआ कि वह खुद को भूल गई है, इसलिए उसने अपनी नाक को हाथ से ढक लिया और धीरे से रोने लगी। यूनक्सियाओं का कंधा उसके आंसुओं से भीग गया था। यह है। यूंगसियाओं ने आश्चर्य से बिस्तर पर लेटे हुए युवक की ओर देखा। उसका चेहरा रंगीन था और उसकी जीवन शक्ति कमजोर थी। उसने धीरे से एक उंगली से उसके शरीर पर कई एक्यूपॉइंट्स पर चुटकी ली। वे सभी स्थान जहां उसकी उंगलियां छूती थीं, उनका रंग गहरा हो गया। हल्की काली गैस की धारें बाहर निकल रही थीं, जैसे कि उसे जहर दे दिया गया हो। क्या चल रहा है यंग मास्टर यू? यह देखकर मेंग वू बहुत चिंतित हो गई। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यूनक्सियाओ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने कुछ शब्द कहे, स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर। स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर। मेंग वू का सिर घूम रहा था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि बीमारी क्या है, लेकिन नाम सुनकर ही काफी डर लग रहा था। उसने रोते हुए पूछा, क्या वह ठीक हो सकता है? ठीक हो गया। यूनक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया। मेंग वू फिर फूट फूट कर रोने लगी। क्या आपने यह नहीं कहा कि जब तक वह मरा नहीं है? अब जब आप यहाँ हैं तो वह चाहकर भी नहीं मरेगा।
कृपया आपको मेरे भाई को बचाना होगा। जब तक आप उसे बचा सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। यूनक्सियाओं के माथे से ठंडे पसीने के निशान बह रहे थे। मुझे अपराध करने के लिए मत प्रलोभित करो। जब तुम ऐसा कहोगे तो मैं अन्यथा सोचूंगा। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मत रो। यह स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर कोई बीमारी नहीं है, तो मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें ठीक करके एक आदमी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए सहमत होगे? मेंगवू ने सिसकते हुए कहा, अगर यह कोई बीमारी नहीं है तो वह ऐसा क्यों है? यूनक्सियाओं ने ध्यान से समझाया, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपने जन्म के समय से ही अलग हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष और महिलाएं अलग अलग हैं और हर किसी की प्रतिभा भी अलग अलग है। कुछ अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व हैं जिन्हें विशेष संविधान कहा जाता है। इन विशेष संविधान वाले लोगों में सामान्य लोगों से स्पष्ट मतभेद होंगे। यह स्वर्ग पृथ्वी विश्व शरीर ऐसे विशेष संविधानों में से एक है। हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप पता लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या समस्या है, तो उसे ठीक करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? मेंगवू ने घबराकर पूछा। यूनक्सियाओं ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। मैंने अपनी सांसें बर्बाद कर ली हैं। मैंने आपको बताया है कि यह कोई बीमारी नहीं है, इसलिए इसका इलाज करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने वास्तविक जीवन में स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर नहीं देखा है, मैंने इसे कुछ रिकॉर्ड में पढ़ा है। आपके भाई के ऐसा होने का कारण यह है कि वह बहुत कमजोर है और उसके शरीर में विषाक्तता उसके नियंत्रण के लिए बहुत मजबूत है। उसे बस विषाक्तता को नियंत्रित करने की जरूरत है और फिर लगातार खेती के माध्यम से अपनी ताकत में सुधार करना होगा और सब कुछ हल हो जाएगा। चौंककर मेंगवू ने पूछा, उसके शरीर में जहर के बारे में क्या? यूनक्सियाओं ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर है और यह अजीब होगा अगर उसके अंदर कोई जहर न हो। जब तक उसकी खेती की गति विषाक्तता की वृद्धि दर के साथ तालमेल रख सकती है, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। उसके शरीर में विषाक्तता अभी भी बहुत कमजोर है, लेकिन भविष्य में यह मजबूत हो जाएगी, जिससे वह पीढ़ी का जहरीला राजा बन जाएगा। पहले मुझे उसे जगाने दो। उसने 1 दर्जन से अधिक सोने की सुइयां निकाली और ध्यान से उन्हें मेंगबाई की त्वचा पर चिपका दिया। जैसे ही उन्हें उसके एक्यूपमेंट में डाला गया, वे काले पड़ने लगे और गंभीर रूप से खराब हो गए। इतना मजबूत, यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा दीं। उसने मेंगबाई के सिर के ऊपर थप्पड़ मारा और सभी जंग लगी सोने की सुइयां तुरंत एक्यूपमेंट से बाहर निकल गईं, जिससे काली गैस के टुकड़े बाहर निकल गए जो हवा के संपर्क में आने पर जलने और जलने लगे। उसे उठाने में मेरी मदद करो, यूनक्सियाओं ने मेंगबाई के सामने क्रॉस लेग करके बैठते हुए कहा। मेंगवू का दिल उछलकर उसके गले तक पहुंच गया। उसने जल्दी से मेंगबाई को उठने में मदद की और उत्सुकता से कहा, सोने की सुइयों से उसके एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करने से भी काम नहीं चला। अब हमें क्या करना चाहिए? सोने की सुइयों के साथ एक्यूपॉइंट को उत्तेजित करके यूनक्सियाओं ने 5 यिन समाप्त मेरिडियन को ठीक कर दिया था, यहाँ तक कि झांग किंगफान और मास्टर जू हान भी विफल हो गए थे। हालांकि उसके भाई पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे वह बेहद डर गई। यह ठीक है, मैं बस उसके शरीर से जहर चूस लूंगा, यूनक्सियाओं ने लापरवाही से कहा। दोनों हाथों को हैंड सील में बंद करके उसने हल्के से उन्हें मेंगबाई के कंधों पर रख दिया। इसके साथ ही काली गैस की एक धारा तुरंत उसके शरीर पर फैलने लगी। आप मेंगवू की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भयभीत होकर चिल्लाने लगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यदि आप जहर को अपने शरीर में चूस लेंगे तो आपका क्या होगा? यूनक्सियाओं ने उदासीनता से कहा। अगर वह एक संपूर्ण स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर होता तो मैं थोड़ा डर जाता, लेकिन आपके भाई ने केवल 5 चक्र खोले हैं। उसके अंदर का जहर बहुत मजबूत नहीं होगा। मैं जो चूसूंगा वह टॉनिक के रूप में पच जाएगा। टॉनिक के रूप में? मेंगवू की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने काली गैस की धाराओं को यूनक्सियाओं की बाहों में बहते हुए देखा और उसे पूरी तरह से काला कर दिया,
जबकि मेंगबाई के चेहरे का रंग धीरे धीरे वापस आ गया और उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे ठीक हो गई। वह इतनी प्रभावित हुई कि उसके गालों पर आंसू गिरने लगे। जब से उसके पिता की मृत्यु हुई, तब से किसी ने भी उसकी इतनी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। अगर किसी ने उसकी मदद की भी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उसकी सुंदरता की चाहत रखते थे और अंततः अपना असली रंग दिखा देते थे। यूनक्सियाओ ने उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, जिसने उसके कठोर हृदय को गर्मजोशी से भर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूनक्सियाओ की आंखें बंद थीं और उसके शरीर के चारों ओर एक कमजोर चूसने वाली शक्ति थी, जिससे वह एक विशाल भंवर जैसा लग रहा था। बड़ी मात्रा में काली जहरीली गैस उसकी भुजाओं के शिरोबिंदु के माध्यम से सीधे उसके शरीर में घुस गई और उसके असाधारण शिरोबिंदु, मांस और रक्त को क्षतविक्षत करने लगी। अध्याय 36 एक शिष्य को पकड़ो। इस स्तर की जहरीली गैस मुझे भी खत्म करना चाहती है। मैं स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र हूँ, भाग्य की वन क्यूई। जैसे ही यूनक्सियाओ ने अपने दिल में चिल्लाया, उसके डेंटियन से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके साथ चक्रों में पहुंच गई। अचानक उसके सिर के ऊपर से लेकर पैरों तक अलग अलग रंगों की 7 चमके फूटीं और सुनहरी रोशनी से तुरंत एक रेखा में जुड़ गईं। उसके चारों ओर फैली काली जहरीली गैस तेजी से कम होने लगी और उसकी त्वचा का रंग धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मेंगवू ने यूनक्सियाओ में बदलाव और अपने भाई के रंग में सुधार को देखते हुए रोना बंद कर दिया। जल्द ही उसका दिल खुशी से भरने लगा। काली जहरीली गैस को यूनक्सियाओ ने एक द्रव्यमान में संपीड़ित किया और अपने क्यूई सागर में डाल दिया। इसकी मात्रा लगातार बढ़ती गई, लेकिन उसके डेंटियन में प्राइमर्डियल क्यूई एक निहारिका की तरह घूम रही थी, धीरे धीरे इन जहरीली गैसों को अवशोषित कर रही थी और उन्हें अपने क्यूई सागर को भरने के लिए शुद्धतम ऊर्जा में परिवर्तित कर रही थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह वास्तव में जन्मजात ऊर्जा है। टीएसके मैं धन्य हूँ। यूनक्सियाओ का हृदय परमानंद से भर गया क्योंकि वह और भी अधिक पागलपन में डूब गया। योद्धाओं की खेती में उनके स्वयं के उपयोग के लिए उनके क्यूई सागर को भरने और उनकी ऊर्जा स्तर में सुधार करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की प्राइमर्डियल क्यूई का अवशोषण शामिल था। स्वर्ग और पृथ्वी से सीधे प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित करने के अलावा अधिकांश योद्धा प्राइमर्डियल पत्थरों से प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित करके अपने क्यूई सागर की खेती करेंगे। आखिरकार प्रिमोर्डियल स्टोन्स एक प्रकार का अयस्क था जो बहुत सारी प्रिमोर्डियल क्यूई संग्रहित करता था और इसका प्रभाव स्वर्ग और पृथ्वी से सीधे अवशोषित होने से बेहतर था। हालांकि योद्धाओं के स्तर में निरंतर सुधार के साथ प्राइमर्डियल स्टोन्स के लिए उनकी आवश्यकताएं भी अधिक हो जाएंगी। बाद के चरणों में सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर भी केवल एक सीमित सीमा तक ही ऊर्जा में सुधार कर सके। इसलिए उच्चस्तरीय योद्धाओं को हर बार खेती के लिए बहुत सारे सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों को खर्च करना पड़ता था। यह तब था जब कीमियागरों की भूमिका स्पष्ट हो गई, क्योंकि वे विभिन्न उन्नत सामग्रियों को भारी मात्रा में ऊर्जा युक्त गोलियों में परिष्कृत कर सकते थे, जिसका प्रभाव योद्धाओं द्वारा उपभोग करने के बाद बहुत अच्छा होता था। यही कारण था कि वरिष्ठ कीमियागर अत्यंत प्रतिष्ठित थे। गोलियों को परिष्कृत करने का अर्थ विभिन्न सामग्रियों में निहित ऊर्जा को आत्मिक शक्ति के साथ ऐसे रूप में पुनर्व्यवस्थित करना था जिसे योद्धाओं द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सके। इस प्रक्रिया में एक प्रसिद्ध कीमियागर ने गलती से आत्मा की शक्ति के साथ सामग्री से सीधे प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित करने का एक तरीका खोज लिया और गहन शोध के बाद उसने अंततः वन क्यूई ऑफ डेस्टिनी नामक एक आत्मा कौशल का आविष्कार किया। इस आत्मा कौशल के आविष्कार ने उनकी मार्शल आर्ट की खेती में कीमियागरों की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया था। यह कम समय में उनकी मार्शल आर्ट की खेती को काफी मजबूत कर सकता है, इस प्रकार उनकी कीमिया प्राप्ति को पूरक बना सकता है और उन्हें उच्च स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम बना सकता है। और जब सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का उपयोग करने की तुलना में जब एक कीमियागर ने 9वीं श्रेणी की सामग्री से सीधे प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित किया, तो खेती की गति दर्जनों गुना तेज थी। लेकिन लोगों को जल्द ही इस आत्मा कौशल की खामियां पता चल गईं, क्योंकि इसमें केवल उन्नत सामग्रियों का उपयोग उच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के रूप में किया गया था और सामग्रियों में ऊर्जा का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकाला जा सकता था।
इससे बहुत अधिक बर्बादी हुई। जो सामग्रियां सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों में निहित ऊर्जा को पार कर सकती थीं, वे कम से कम 5वीं श्रेणियां उससे ऊपर की थीं। इसके अलावा नुकसान को ध्यान में रखते हुए कीमियागरों को 8वीं कक्षा या उससे ऊपर की सामग्रियों को बर्बाद करने की आवश्यकता होती है, तभी यह सर्वोच्च श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों से सीधे अवशोषित करने से बेहतर होगा। हालांकि 8वीं श्रेणी की सामग्रियों से परिष्कृत 8वीं श्रेणी की गोलियों में निहित ऊर्जा कच्चे माल से सीधे अवशोषित होने वाली ऊर्जा से सैकड़ों गुना अधिक थी। शुरुआत में कई अमीर कीमियागर गति की खोज में सामग्री बर्बाद करने से नहीं हिचकिचाते थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके लिए भारी खपत का समर्थन करना अधिक कठिन होता गया। अंत में बहुत से लोग इस आत्मा कौशल को जानते थे, लेकिन कुछ ही लोगों ने इसे विकसित किया, क्योंकि किसी के पास इस तरह बर्बाद करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं थे। नीति की 1 क्यूई केवल स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पादित जन्मजात शक्ति को अवशोषित कर सकती है। चूंकि मेंग बाई का संविधान स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर था, उसके अंदर का जहर भी एक प्रकार की जन्मजात शक्ति थी। इसलिए इसे यूनक्सियाओ द्वारा सीधे चूसा गया और टॉनिक के रूप में पचाया गया। हालांकि अपने वर्तमान साधना आधार के साथ वह विषाक्तता से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सका, इसलिए उसने विषाक्तता को गाढ़ा करने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया। इसे प्राइमर्डियल क्यूई के साथ लपेटा और इसे अपने डेंटियन के अंदर छिपा दिया। भविष्य में जब उसकी ताकत में सुधार हुआ तो वह इसे आसानी से खत्म कर सकता था। जैसे जैसे विषाक्तता धीरे धीरे कम होती गई, मेंग बाई का रंग पूरी तरह से ठीक हो गया। धीरे से उसने अपनी आंखें खोलीं और बुदबुदाया, ओह, मैं कहाँ हूँ? मेंग बाई, मेंग बाई, क्या तुम ठीक हो? मेंग वू इतनी खुश थी कि वह खुशी के आंसू रोने लगी। मेंग बाई के गले में हाथ डालते हुए उसने कहा, आखिरकार तुम ठीक हो गए। बहन, मेंग बाई ने मेंग वू को पहचान लिया और उसी समय यूनक्सियाओं को भी देखा। यह कौन है? उसने आश्चर्य से पूछा। मेंग वू ने अपने आंसू पोंछे और कहा, यह मेरा सहपाठी है, ली यूनक्सियाओ। आप उसे यंग मास्टर युन कह सकते हैं। यह वह था जिसने आपकी जान बचाई। जल्दी से उसे धन्यवाद। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, यंग मास्टर युन। मेंग बाई को अपनी स्थिति का पता था, लेकिन वह अब अभूतपूर्व रूप से आराम और आरामदायक थी और उसके सभी लक्षण पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह समझकर वह झट से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना आभार व्यक्त किया। इन यूनक्सियाओं ने सारा जहर अपने डेंटियन में डाल दिया, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम्हारे शरीर में इतना कम जहर क्यों है? यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। कल्पना करो कि तुम्हारे पास स्वर्ग पृथ्वी विशैला शरीर है। तुम्हें भविष्य में और अधिक जहर पैदा करने की आवश्यकता है। मेंग बाई के शरीर का सारा जहर चूसने के बाद यूनक्सियाओं को लगा कि उसका डेंटियन भर गया है, जैसे कि उसने सैकड़ों प्राइमर्डियल स्टोन्स को अवशोषित कर लिया हो। प्रभाव उसकी सामान्य खेती से कहीं बेहतर था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से और अधिक चाहता था। उसने अपनी जीभ चटकाई और कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ गोलियां परिष्कृत करूंगा जो तुम्हारी विषाक्तता को उत्तेजित कर सकती हैं। जब तक तुम उन्हें नियमित रूप से खाओगे, तुम्हारे शरीर के अंदर का जहर और अधिक मजबूत हो जाएगा। मेंग वू, मेंग बाई ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बहन, यह युवा मास्टर यूं वास्तव में मजाक कर सकता है। यूनक्सियाओं का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं कभी मजाक नहीं करता। लड़के, मुझसे मिलना तुम्हारा आशीर्वाद है। ठीक है, अगर तुम मुझे 3 बार प्रणाम करोगे तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लूंगा। मेंग बाई एक पल के लिए ठिठक गई, फिर जब उन्होंने यूनक्सियाओं को एक बूढ़े आदमी की तरह बात करते देखा तो वह जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? युवा मास्टर यूं, आपकी उम्र कितनी है? मुझे लगता है कि आप लगभग मेरी बहन की उम्र के हैं, जो आपको मुझसे 1 वर्ष बड़ा बनाता है। और फिर भी आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? अगर मैं एक गुरु रखना चाहता हूं, तो मुझे एक मार्शल मास्टर मिलेगा जो कम से कम एक राज्य संरक्षक बन सकता है।
राज्य के संरक्षक तियानशुई में सबसे मजबूत सशस्त्र संगठन थे। मार्शल आर्ट की वकालत करने वाली दुनिया में सभी युवाओं के मन में यह निस्संदेह सबसे पवित्र और पौराणिक स्थान था। यूनक्सियाओं को एक ही समय में गुस्सा और दुख महसूस हुआ। मार्शल मास्टर से मेरा कोई मुकाबला नहीं। उसके पिछले जीवन में मार्शल मास्टर स्तर का अस्तित्व उसके जूते के तलवे चाटने के लायक भी नहीं था और वह एक ही वार से हजारों लोगों को मार सकता था। लेकिन अब यूनक्सियाओं के चेहरे पर नाराजगी की झलक देखकर मेंगवू ने जल्दी से मेंगबाई के सिर पर वार किया और चिल्लाकर कहा, युवा मास्टर यूं युवा है, लेकिन वह मार्शल आर्ट और कीमिया में प्रतिभाशाली है। आप भाग्यशाली हैं कि आप उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने में सक्षम हैं। जल्दी करो, उसे प्रणाम करो और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। वह यूनक्सियाओं की ताकत को जानती थी और यह मेंगबाई की गुरु बनने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा मेंगबाई के शरीर में जहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और वह उसे बचाने के लिए परी पर भरोसा कर रही थी। मेंगबाई ने झट से कहा, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम मुझे स्थापित नहीं कर सकती। जैसे ही उसने देखा कि यूनक्सियाओं का चेहरा बदसूरत हो रहा है, मेंगवू इतनी चिंतित थी कि उसने मेंगबाई के सिर पर फिर से जोरदार प्रहार किया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। तुम सच में मुझे परेशान करते हो। हताशा में उसके आंसू फिर गिरने लगे। जैसे ही मेंगबाई ने उसे रोते हुए देखा, वह घबरा गई और बोली, बहन मत रो। मैं गलत थी। अब मैं उसे गुरु मान लूंगी। वह जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा, फिर यूनक्सियाओं के सामने चला गया और घुटनों के बल बैठकर गंभीरता से 3 बार प्रणाम किया। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मास्टर। यूनक्सियाओ नॉडेड एंड सेड, आई नो यू आर अनकन्विंस्ड नाउ, बट इट डजंट मैटर। आई एम वेरी पुअर नाउ, so I don't have a gift for you. But I will teach you a set of supreme body tempering techniques, called the Tyrant Body Tempering Technique, which happens to match your body constitution. Your future achievements will be limitless. मेंगबाई को बेहद अजीब लगा जब उसने यूनक्सियाओं को एक बूढ़े आदमी की तरह बात करते देखा, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद, मास्टर। हालांकि सभी योद्धा मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे शक्तिशाली मार्शल तकनीकों का एक सेट सिखाएं। मैं टाइगर नक्कल फिस्ट सीखना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे जानते हैं? यूनक्सियाओं को मुंह से गर्म खून लगभग मुंह में आ गया, जबकि उसे अपना सिर हिलता हुआ महसूस हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी पावर चार्ट में नंबर 1 स्थान पर रहने वाले तानाशाह मार्शल सॉवरेन एओ चांगकोंग की बेजोड़ बॉडी टैंपरिंग तकनीक इस लड़के की नज़र में टाइगर नक्कल फिस्ट के सेट जितनी अच्छी नहीं थी। आप वही सीखेंगे जो आपके गुरु आपको सीखने के लिए कहेंगे। इतना नकचढ़ा मत बनो। मेंगवू ने उसे एक अच्छी किक दी। उसने यूनक्सियाओं को फ्लोटिंग लाइफ सील का उपयोग करते देखा था और उसे इससे ईर्ष्या हुई थी। उसने सोचा कि अगर उसका भाई कुछ सीखना चाहता है तो वह फ्लोटिंग लाइफ सील ही होगी। उसके लिए यह बेहतर था कि वह पहले इस बॉडी टैंपरिंग विधि को सीखने के लिए सहमत हो जाए, ताकि जब यंग मास्टर यूं उसके प्रदर्शन से संतुष्ट हो जाए तो वह उसे बाद में फ्लोटिंग लाइफ सील सिखा सके। यूनक्सियाओं ने खून का कौर वापस पीते हुए कहा, मैं टाइगर नक्कल फिस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। आपको इस तानाशाह बॉडी टैंपरिंग तकनीक का अभ्यास करना चाहिए, चाहे आप इसे चाहें या नहीं। इस तकनीक में कुल मिलाकर 18 शैलियां हैं और मैं अब आपको पहली 3 शैलियां सिखाऊंगा। उनमें महारत हासिल करने के बाद आप अपने शरीर के अंदर विषाक्तता को दबाने में सक्षम होंगे। जैसे ही मेंगबाई ने सुना कि पहली 3 शैलियों में महारत हासिल करने के बाद वह अपने शरीर में विषाक्तता को दबाने में सक्षम हो जाएगी, तो वह बहुत खुश हुई। यह सोचकर उसने तुरंत इसे कंठस्थ कर लिया। यूनक्सियाओं ने संदेह को टाला नहीं और मेंगवू को बगल से देखने दिया। भाई बहन को लगा कि मुद्राएं बहुत असामान्य और मजेदार थीं। लेकिन चूंकि यूनक्सियाओ यहाँ था, इसलिए उन्होंने हंसने की हिम्मत नहीं की और उन्हें ध्यान से याद रखना पड़ा। बस इतना ही। हालांकि केवल 3 शैलियां हैं, आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे नाम का अपमान मत करो। जहां तक मार्शल तकनीकों की बात है,
जब आप सफलता हासिल करेंगे और मूल क्षेत्र के योद्धा बन जाएंगे तो मैं आपको सिखाने के लिए वह चुनूंगा जो आपके शरीर के संविधान के अनुकूल हो। वास्तव में मार्शल तकनीक शब्द सुनते ही मेंग बाई की आंखें चमक उठीं। मास्टर, आप कौन सी मार्शल तकनीक जानते हैं? आप मुझे वह तकनीक नहीं सिखा सकते जो टाइगर नक्कल फिस्ट से कमतर हो। मेंग वू का चेहरा भी प्रत्याशा से भरा था, यह जानते हुए कि यूनक्सियाओ बहुत सारी मार्शल तकनीकों को जानता था। यूनक्सियाओ का चेहरा पूरी तरह नीला पड़ गया। वह जानकार था और वह वास्तव में ऐसी किसी भी मार्शल तकनीक के बारे में नहीं सोच सकता था जो टाइगर नक्कल फिस्ट से कमतर हो, जो कि केवल एक प्रवेश स्तर की मार्शल तकनीक थी। मूल रूप से कोई भी इस तकनीक में महारत हासिल कर सकता है और यह सबसे बुनियादी मार्शल तकनीक भी थी। मेंग बाई को किसी ने कभी नहीं सिखाया था और उसने केवल टाइगर नक्कल फिस्ट का नाम सुना था। जब भी वह किसी को इसका उपयोग करते देखता तो उसे ईर्ष्या होने लगती थी। हालांकि मेंग वू जियालन अकादमी में पढ़ रही थी, लेकिन वह अभी तक एक वास्तविक योद्धा नहीं बन पाई थी। इसलिए अकादमी उसे कोई मार्शल तकनीक नहीं सिखाएगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूं कि तुम्हें क्या सिखाना है। अब तुम्हें जो करने की जरूरत है वह है कि अपने शरीर को लगातार मजबूत करो और जितना संभव हो सके अपने अंदर की जन्मजात विषाक्तता में सुधार करो। तुम्हें इसी रास्ते पर चलना चाहिए। उसने कमरे के कोने में ढेर लगे कुछ पत्थरों पर नजर डाली और आश्चर्य से कहा, क्या ये आदिकालीन पत्थरों के कच्चे अयस्क हैं? हाँ, मेंग बाई ने उत्तर दिया। मैं अयस्कों के खनन के लिए अंकल शी और अन्य लोगों का अनुसरण करता था, लेकिन फिर मैंने रोक दिया क्योंकि मेरे अंदर विषाक्तता बढ़ गई थी। ये कच्चे अयस्क बहुत समय पहले यहाँ ढेर कर दिए गए थे। उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता है।